अरे तुम तो रानू के भैया भाभी हो ना, अभी तक गई नहीं। चलो अच्छा है, काम पर 4 पक्षी बुलाए हैं, 2 तुम और 2 हम हो जाएंगे। अरे कवि, आप ये कैसी बातें करती हो? हम अपनी दीदी के पास रुकने आए हैं, कोई काम करने नहीं आए। हम यहाँ के मेहमान हैं। आज रानू चिड़िया के घर उसके भैया भाभी आए थे, लेकिन उसके पास तो कुछ भी नहीं था। वो कुछ पैसे लेने अपने पड़ोसी कौवे के घर जाती है। गौरी बहन, शहर से मेरे भैया भाभी आए हैं, मगर समय तो देखो, आज ही घर में कुछ भी नहीं है। रानो, रिश्तेदार कब पूछ कर आते हैं, बोलो मैं क्या कर सकती हूँ। गौरी बहन, आप मुझे 1000 रुपए दे दें, इतने में सब हो जाएगा। रानो, 1000 रुपए तो नहीं है, लेकिन ये 500 रुपए पड़े हैं, आप ये ले जाओ। गौरी, अगर वो ज्यादा दिन रुके तो 500 रुपयों में कुछ नहीं होगा, तो आप कबूतर से मांग लेना, उसको कल तनख्वाह मिलेगी। लूसी से मेरी बात हुई थी। फिर रानो चिड़िया वो 500 रुपए लेकर राशन की दुकान पर जाती है और मेहमानों के लिए खाने का बंदोबस्त करती है। देखो शीतल, तुम मेरी बहन के घर आने से कितना चिढ़ती थी, आज ध्यान से देखो क्या लजीज खाना बनाया है मेरी बहन ने। टिंकू जी, आपने बिल्कुल सही कहा, रानो दीदी तो खाना बहुत टेस्टी बनाती है और हमारी खातिरदारी में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। मगर रानू दीदी, हम बिना बताए आए, तुम्हें हमारे घर आने की खुशी तो है। अरे मीनू, आप ऐसा क्यों बोलती हो? भला अपने भैया भाभी की आने की खुशी किसे नहीं होगी? मैं तो बहुत खुश हूँ। कुक्कू गुड़िया तो फूले नहीं समा रहे हैं। तो रानू दीदी, हम तो अच्छा खासा प्लान करके आए हैं, अब हम तुम्हारे साथ लंबे समय तक रहेंगे। अरे आप ये कैसी बातें करती हो? आपका ही घर है, जब तक दिल करे खूब रहो, मुझे तो अच्छा लगता है। मामा मामे, चलो आपको हम अपना जंगल घुमा के लाते हैं, हमारे जंगल के आम बहुत मीठे हैं। नहीं नहीं बच्चों, अपने मामा जी को ले जाओ, मैं सफर में बहुत थक गई हूँ, तुम्हारे साथ कल चलूंगी। गुड़िया कुक्कू अपने मामा को लेकर जंगल घुमाने जाते हैं। इधर रानू चिड़िया थोड़ा परेशान हो गई थी। टिंकू भैया की नौकरी तो ऐसी थी कि बुलाने पर भी एक छुट्टी नहीं मिलती थी। अब मैं कैसे कुछ पूछूं, कहीं भाभी को बुरा न लग जाए। ऐसे रानू चिड़िया सोच में पड़ जाती है और ऐसे ही 3 से 4 दिन गुजर जाते हैं। रानू चिड़िया फिर से गौरी कवि के घर जाती है। गौरी बहन, 2000 रुपए तो मैंने कबूतर से ले लिए, लेकिन भैया भाभी शायद रुकने आए हैं, अब मैं क्या करूं? रानो, तुम्हारे भी तो बच्चे हैं, तुम अपना ही गुजारा बड़ी मुश्किल से कर पाती हो। मेहमान नवाजी तो बस 2-3 दिन तक की होती है, अब वो कब तक मेहमान रहेंगे? हाँ गौरी, अब तो यही करना पड़ेगा, और मैं कर भी क्या सकती हूँ, मुझसे जितना हो सका मैंने किया। ऐसे रानू चिड़िया अपने घर आती है और खाने में खिचड़ी बनाती है, जो रानू की भाभी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। रानू दीदी, मैं खिचड़ी नहीं खाती, आप मेरे लिए हलवाई काका से दही और समोसे ला दे, मैं ये खिचड़ी नहीं खा सकती, हमें आदत नहीं है। हाँ मीनू भाभी, मैं अभी लाती हूँ। रानू हलवाई काका की दुकान पर जाती, मगर वो तो पहले का उधार मांगता है। देखो रानो, पहला हिसाब भी बाकी है अभी, अगर तू ऐसे ही लेके खाती रहेगी तो कैसे चुकाएगी? अब से मैं तुझे उधार देना ही बंद कर दूंगा, तू जब भी मेरे पैसे चुकाएगी। रानू चिड़िया चिंता में थी, मगर जैसे तैसे समोसे लेकर घर आ जाती। रानू दीदी, मुझे तो इन सब की ही आदत है, मैं खिचड़ी विचड़ी कभी नहीं खाती। ठीक है मीनू, अब से मैं खिचड़ी कभी नहीं बनाऊंगी, आप पेट भर कर खाएं। ऐसे रानू चिड़िया तो कुछ भी नहीं बोल पाती। एक दिन वो कुछ काम से बाहर गई थी, तब गौरी कवि उनके घर आती है और दरवाजे से ही आवाज लगाती है, रानू तू कहाँ है? जल्दी से सुंदरवन चल, एक काम मिला है, वहाँ कुछ मजदूरों की जरूरत है, पैसे भी नकद मिलेंगे। गौरी कवि की ये बातें सुनकर रानू के भैया भाभी बाहर आते हैं और बोलते हैं, आप गौरी कवि हो ना? रानू दीदी तो घर पर नहीं है, जब आ जाएंगी तो बोल देंगे। अरे तुम तो रानू के भैया भाभी हो ना, अभी तक गई नहीं? चलो अच्छा है,
काम पर 4 पक्षी बुलाए हैं, 2 तुम और 2 हम हो जाएंगे। अरे कौवी, आप ये कैसी बातें करती हो? हम अपनी दीदी के पास रुकने आए हैं, कोई काम करने नहीं आए। हम यहाँ के मेहमान हैं और मेहमानों से कौन काम करवाता है? ओहो, मेहमानों से कौन काम करवाता है? कैसे बोल दिया। बेचारी रानो तुम्हारा पेट भरने के लिए आज काम ढूंढने गई थी और ना जाने कितने पक्षियों से उधार लेकर तुम्हारी मेहमान नवाजी कर रही है, और तुम हो कि ना जाने कितने दिन तक मेहमान बने रहोगे, जरा सा भी हाथ नहीं बटा सकते और ऊपर से बोझ बन गए हो। ऐसे बोलकर गौरी कौवी चली जाती है। उसके भाई को तो बहुत बुरा लगता है। टिंकू जी अंदर चलो आप, रानू दीदी से कुछ ना कहना, हमें भला इन सब बातों से क्या लेना देना है। तुम्हें तो अच्छे से पता है मेरी नौकरी हट गई है और घर भी बिक गया है। अब ना जाने दीदी के पास कब तक रहें, तो काम तो करना पड़ेगा। और देखो रानू कितनी मुश्किल से हमारा पेट भर रही है, हमें मालूम तक नहीं होने दिया। टिंकू जी भर तो रही है ना, जब उससे नहीं होगा तो काम करेंगे, अभी से क्यों करें। जब मैं कमाता था तो कभी मेरी बहन के बारे में सोचा भी नहीं, और जब परेशानी आई तो तुम्हें वही दिख रही है। मैं कल से रानू के साथ काम पर जाऊंगा और तुम्हें भी चलना होगा, वरना अपने मायके चली जाओ। मेरी बहन पर और बोझ मत बनो। रानू की भाभी तो अपने मायके के नाम से डर ही जाती है और छट से बोलती है, टिंकू जी आपको तो पता है मेरी माँ बूढ़ी है, भैया भाभी जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं, तो मैं कहाँ जाऊंगी। जैसे आप रहेंगे मैं भी वैसे ही रहूंगी, काम भी कर लूंगी। तो ठीक है, कल से गौरी के साथ सब काम पर चलेंगे और रानू बहन की मदद करेंगे। ऐसे दोनों पति पत्नी खुशी खुशी घर के अंदर जाते हैं और मीनू सबके लिए खाना बनाती है। टिंकू चिड़ा रानू को सारी बात बताता है। दीदी कल हम तीनों काम पर जाएंगे और अब आपको अकेले चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हमें गौरी कौवी ने सब बता दिया कि तुमने कैसे कैसे हमारे लिए अपना गुजारा किया। और भाई आपने तो नौकरी हटने के बारे में मुझे एक बार भी नहीं बताया, तुमने तो मुझे पराया ही कर दिया था। मुझे भी तुम्हारे बारे में आज ही पता चला है। रानू दीदी छोड़ो ये सब और काम पर जाने की तैयारी करें, मैं भी तुम्हारे साथ काम पर चलूंगी। अपने भाभी की ये बात सुनकर रानू तो बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन वो एक किसान के खेत में मजदूरी करने जाते हैं और 1 हफ्ते की कमाई से रानू का सारा उधार चुका देते। गौरी ये लो अपने 500 रुपए, मैंने कबूतर और दुकानदार के भी सारे पैसे चुका दिए हैं। ये सब आपकी वजह से हुआ है, वरना मेरी तो कभी हिम्मत नहीं थी अपने भैया भाभी से कुछ कहने की। रानू मुझे पता था कि तू उस दिन काम ढूंढने गई थी, मैं जानबूझकर तुम्हारे घर गई और तेरे भैया भाभी को सुना कर आई। अब देखो सब कैसे ठीक हो गया है। हाँ गौरी सो तो है, आप बहुत अच्छी हो। ऐसे रानू चिड़िया खुशी खुशी अपने घर आती। अब उसकी सारी चिंताएं दूर हो गई थी, वो सब मिलजुल कर अपना खर्चा चलाते। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। आपका धन्यवाद। एक जंगल में रानू चिड़िया अपनी सास और ननंद रिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। रानू चिड़िया गांव की सीधी सादी चिड़िया थी। वो अपने ससुराल में सभी की सेवा करती थी, लेकिन उसकी ननंद रिंकी हमेशा उससे चलती रहती थी। एक दिन उसका पति आकाश चिड़ा उसके लिए सुंदर से झुमके लेकर आता है। ये लो रानो, हमारी पहली एनिवर्सरी का तोहफा, जरा खोल कर तो देखो और बताओ तुम्हें कैसा लगा। अरे आकाश जी, ये झुमके तो बहुत सुंदर हैं, पर ये तो बहुत महंगे होंगे, आपने इतना खर्चा क्यों किया? कोई सस्ता सा गिफ्ट ले आते। रानो तुम भी कैसी बातें कर रही हो, आज तक मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया है। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम बाहर चलकर खाना खाएंगे। अपने पति की बातें सुनकर रानो बहुत खुश हो जाती है और तैयार होने के लिए चली जाती है। रानो और आकाश चिड़े की बातें रिंकी चिड़िया
छुप कर सुन रही थी। वो जल्दी जल्दी से अपनी माँ के पास जाती है और उसे बताती है, माँ तुम यहाँ बैठकर बस आराम करो, वहाँ भैया भाभी पर बहुत सारे पैसे लुटा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोगों के लिए तो कुछ नहीं बचेगा। तू ये क्या नाप शनाप बोली जा रही है? क्या हुआ है तुझे आज और इतने गुस्से में क्यों है? तुम्हें पता है माँ, भैया ने आज भाभी को महंगे वाले झुमके गिफ्ट किए हैं और वो दोनों खाना खाने के लिए बाहर जा रहे हैं। माँ किसी तरह रोको उन्हें, नहीं तो भैया तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे। अपने बेटी की बातें सुनकर रानू चिड़िया की सास परेशान हो जाती है और अपने बेटे बहू को बाहर जाने से रोकने के लिए उपाय सोचने लगती है। जैसे ही रानू चिड़िया और आकाश चिड़ा घर से बाहर जाने लगते हैं, रानू की सास जोर जोर से चिल्लाने लगती है, हाय रे मर गई, अब मैं मर गई, अब मैं नहीं बचूंगी। अपने सास के चिल्लाने की आवाज सुनकर रानू चिड़िया उसके पास जाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ माँ जी, आप इस तरह से क्यों चिल्ला रही हो? तू देख नहीं रही है, मैं दर्द से तड़प रही हूँ और तुझे बाहर जाने की पड़ी है। माँ जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आप आराम कीजिए, मैं आपको अभी दवा देती हूँ। रानू की सास अपनी चाल में कामयाब हो जाती है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। रानू की सास और रिंकी चिड़िया किसी भी तरह रानू चिड़िया को घर से बाहर निकालना चाहते थे। एक दिन रिंकी चिड़िया पेट दर्द का बहाना बनाती है और रानू से दवा मांगती है। जैसे ही रानू चिड़िया रिंकी चिड़िया को दवा देने लग जाती है, रानू की सास वहाँ आ जाती है और वो रानू के हाथ से दवा ले लेती है। अरे आकाश बेटा कहाँ है, जल्दी इधर आ, देख तो तेरी पत्नी मेरी बेटी को जहर दे रही है। ये सब उसकी सास और ननद की चाल थी। अपनी माँ की आवाज सुनकर आकाश चिड़ा वहाँ आता है। रानू की सास झूठ मूठ का इल्जाम रानू पर लगा देती है। आकाश चिड़ा बिना कुछ सोचे समझे रानू चिड़िया पर गुस्सा करने लगता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। रानू अपनी किस्मत पर आंसू बहाती हुई वहाँ से चली जाती है। भटकते भटकते वो एक नदी के पास पहुँच जाती है। उसे जोरों की प्यास लगी थी। वो नदी के पानी से अपने प्यास बुझाती है। रात होने वाली है, अब मुझे अपने लिए सुरक्षित आसरा देखना होगा। मेरा पति मुझ पर यकीन नहीं करता, लेकिन एक ना एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास होगा। मैं कभी उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। तभी रानू चिड़िया की नजर जमीन पर पड़ी हुई घास पर जाती है। चिड़िया जल्दी से ढेर सारी हरी घास को जमा कर लेती है और एक सुंदर सा घास का घर बनाती है। बारिश भी शुरू हो गई थी और ऊपर से रानू चिड़िया ने एक अंडा भी दिया था। फिर ऐसे ही रानू चिड़िया बारिश के मौसम में अपने अंडे के साथ सुरक्षित हरी घास के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। रानू की सास अपनी चाल में कामयाब हो जाती है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। बेटा चक्कू, इस बार मैं आपको एक भी पटाखा नहीं दिलाऊंगा। कालू, आप मेरे बेटे को पटाखा दिलाने से मना क्यों कर रहे हो? जंगल के सारे पक्षी पटाखे चलाएंगे, मेरा बेटा क्या उनका मुंह देखेगा? भूल गई गौरी, पिछली बार चक्कू ने भूरे की पूंछ पर पटाखा लगा दिया था, बेचारे की पूरी पूंछ ही जल गई। कालू जी, आप अभी तक उस भूरे का दुख मना रहे हो? मैं तो कब का भूल गई। अब चुप करके जाओ और मेरे बेटे चक्कू को पटाखे दिला दो, वो भी उसके पसंद के, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख लेना गौरी, ये चक्कू कोई ना कोई शैतानी जरूर करेगा। कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी से बहुत डरता था। वो चक्कू को दुकान से पटाखे दिलाने चला जाता है। पापा पापा, मुझे सबसे बड़ा वाला रॉकेट चाहिए।
और तेज आवाज करने वाला पटाखा। जग्गू बेटे, तुम अभी बच्चे हो, बच्चों वाले ही पटाखे लो, बड़े वाले मत लो वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। नहीं पापा, मुझे बड़े वाले ही चाहिए वरना मैं आपकी शिकायत मम्मा से कर दूंगा। अपने बेटे की ये बात सुनकर कालू कौवा डर जाता है और उसे ढेर सारे पटाखे दिला देता है। जग्गू तो पटाखे देखकर बहुत खुश होता है और मन ही मन सोचने लगता है, इस बार तो पूरे अंकल की खैर नहीं, पिछली बार थोड़ा सा क्या जलाया था, पूरे जंगल में फैला दी बात, और टुन्नू अंकल को तो अच्छा सबक सिखाऊंगा। बड़ा भाषण दे रहा था मुझे। ऐसा सोचकर जग्गू काफी सारे पटाखे लेकर घर आता है। आ गई जग्गू, पापा ने किसी चीज के लिए मना तो नहीं किया था? नहीं मम्मा, मैंने ढेर सारे पटाखे लिए हैं, अब उस बुरे अंकल को तो छोड़ूंगा नहीं, मैं जा रहा हूँ। ऐसे कहकर जग्गू कौवा घर से भाग जाता है। देख लिया गौरी, गया जग्गू शैतानी करने, और आप तो उसे जरा भी नहीं डांटते। चुप कर जाए कालू, मेरा बेटा मुझ पर गया है और मुझे किसी से डर नहीं लगता। डरपोक तो आप ही बहुत हो। मिट्टू अंकल, आपने कहीं पूरे अंकल को देखा है? हाँ जग्गू, मैंने उन्हें नदी की तरफ जाते हुए देखा है। वैसे तुम्हें क्या काम? मिठाई दी है मम्मा ने। ये कहकर जग्गू कौवा नदी पर जाता है और भूरे चिड़े से बोलता है, भूरे अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते, क्या इस बार भी कोई शैतानी करने आए हो? नहीं अंकल जी, आप हमेशा ऐसा ही क्यों सोचते हो? मम्मा ने आपके लिए मिठाई दी है और बोला है आपको सॉरी कहूँ, और मैं पिछली बार के लिए सॉरी बोलने आया हूँ। जग्गू की ऐसी बातें सुनकर भूरा मिठाई का डब्बा ले लेता है। जग्गू, आगे से कोई शैतानी ना करना। ठीक है अंकल जी, ठीक है, मैं आगे से कोई शैतानी नहीं करूँगा। आप ये मिठाई तो खाएं। भूरा जैसे ही मिठाई खोलने के लिए डब्बा खोलता है, एक जोरदार धमाका उसके मुंह पर होता है। मार दिया रे मार दिया, इस जग्गू के बच्चे ने फिर से मार दिया। मुझे मिठाई के डब्बे में बम दिया। खाओ खाओ मिठाई खाओ, आया ना मजा मिठाई खाकर। अब जाता हूँ टुन्नू अंकल के पास, उन्हें भी तो मिठाई देनी है। बेचारा पूरा चुड़ा तो घायल हो जाता है और जग्गू हंसता हुआ टुन्नू चुड़े को ढूंढने चला जाता है। दूर रहो जग्गू, दूर रहो, आप कोई ना कोई शैतानी जरूर करते हो, हटो दूर, मेरे पास मत आओ। टुन्नू अंकल, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपने जो पिछली बार मुझे सिखाया था मुझे सब याद है, इसलिए मैंने तो पटाखे खरीदे ही नहीं, मैं तो मिठाई लाया हूँ। बहुत अच्छे जग्गू बेटे, बहुत अच्छे। सुनकर मुझे बहुत खुशी मिली कि आप मेरी बातों पर अमल कर रहे हो। अब मैं चलता हूँ, मुझे कुक्कू के लिए मिठाई लानी है। अंकल जी, आपको मिठाई लाने की कोई जरूरत नहीं, मैं भी तो मिठाई लाया हूँ, आप ये ले जाएं। जग्गू की ऐसी बातें सुनकर टुन्नू चिड़ा मिठाई ले लेता है और जल्दी से अपने घर जाता है। टुन्नू जी, आप इतनी जल्दी मिठाई कहाँ से लेकर आ गए? हमारे जंगल में ही मिठाइयों की दुकान खुली है क्या? नहीं रानू जी, ये मिठाई तो मुझे जग्गू ने दी है। जग्गू को मेरी सिखाई हुई बातें अभी तक याद हैं और उसने मुझे सॉरी बोला। टुन्नू जी, मुझे नहीं लगता उस गौरी का बेटा जग्गू कभी सुधर जाएगा। वो आए दिन कोई ना कोई शैतानी करता रहता है। मम्मा, मिठाइयाँ तो खोलो, मैं कब से इंतजार कर रहा था, बातें तो बाद में कर लेना। अपने बेटे की यह बात सुनकर रानो चिड़िया मिठाई का डब्बा खोलती है। वो जैसे ही डब्बा खोलती है तो उसके मुंह पर भी धमाका होता है। टुन्नू के पास होने की वजह से वो भी घायल हो जाता है। मैंने कहा था जग्गू इतनी आसानी से नहीं सुधरने वाला।
और आप है कि उसके बातों में आ गए। रानू जी, आपकी नाक से खून बह रहा है, जल्दी चलो, पहले हम दवा ले लेते हैं, वरना हमारा सारा खून बह जाएगा। फिर वो दोनों जल्दी से डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ पर पूरा चिड़ा पहले से अपना इलाज करवा रहा था। अरे टुन्नू रानो, आप दोनों को एक जैसी चोट कैसे आई? फिर रानो चिड़िया पूरे को सारी बात बता देती है। ऐसा ही उसने मेरे साथ किया, लेकिन टुन्नू यार, अब हम क्या करें? गौरी तो अपने बेटे के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनती। अगर उसके घर गए तो उल्टा हमसे ही लड़ेगी। नहीं कबूतर भैया, हम ऐसे चुप नहीं बैठेंगे, हमें गौरी के पास जाना ही होगा। आखिर उसके बेटे ने हमारा क्या हाल बना दिया। फिर वे तीनों गौरी कव्वी के घर चले जाते हैं, जहाँ पर जग्गू अपने घर के बाहर बड़े बड़े धमाके कर रहा था। वो उन तीनों को देखकर खूब हंसता है। जग्गू, अपनी मम्मा को बुलाओ, हमें उनसे तुम्हारी शिकायत करनी है। मम्मा तो घर पर नहीं है, वो अपनी सहेली के घर गई है। भूरे भैया, गौरी घर के अंदर है, मुझे गौरी की आवाज आ रही है, आप चलें। फिर वो तीनों घर के अंदर चले जाते हैं। अरे, आप तीनों के मुंह एक साथ कैसे फूट गए? ये हादसा कब हुआ? गौरी, ये शैतानी तुम्हारे बेटे जग्गू ने की है, तुम उसे बिल्कुल भी नहीं डांटती हो। अब बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो क्या हम बड़े पक्षी शैतानी करेंगे? गौरी, यह कोई छोटी शैतानी नहीं थी, इससे हमारी जान भी जा सकती थी। और देखे गौर से, हम तीनों कितनी बुरी तरह से घायल हैं। मरा तो कोई भी नहीं है, तीनों के तीनों जिंदा हो। अब भागो यहाँ से, दिए जलाने का समय हो रहा है। आप तीनों को शर्म नहीं आई जो एक छोटे से बच्चे की शिकायत लेकर घर आ गए, दिवाली जैसे बड़े त्योहार पर। गौरी कव्वी की इतनी कड़वी बातें सुनकर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। गौरी दिए जलाने के लिए जग्गू को आवाज लगाती है। जग्गू बेटे, ओ जग्गू बेटे, अपने पापा के साथ दिए जलवा दे, सारी रात पटाखे ही फोड़ता रहेगा। मम्मा, मुझे बड़ा मजा आया उन तीनों का एक सा मुँह देखकर। हाँ जग्गू बेटे, तूने तो मुझे खुश कर दिया, तीनों के मुंह हंसने लायक थे, जोकर लग रहे थे जोकर। फिर वह तीनों खुशी खुशी दिए जलाना शुरू करते हैं। जग्गू पटाखों की थैली दियों के पास रखकर भूल जाता है। धीरे धीरे आग पटाखों की थैली में लग जाती है और गौरी कव्वी के पास ही एक साथ कई सारे पटाखे जल जाते हैं। जग्गू, ये तूने क्या किया? तूने तो अपनी मम्मा को ही मार दिया। हा 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 हा। गौरी, तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे सुकून मिल गया। कालू, मुझे कितनी चोट आई है और आप मुझ पर हंस रहे हो। और चढ़ाओ जग्गू को सिर पर। अब पता चला उन तीनों को भी कितनी चोट लगी होगी जब तुम्हारे जग्गू ने उनके मुंह पर बम फोड़ा। इस तरह गौरी कव्वी को सबक मिलता है कि बच्चों को हमेशा अच्छी बातें सिखानी चाहिए, ना कि शैतानी करते समय उनका साथ देना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली।